नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे भारत के लैंडमार्क। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लैंडमार्क, और लैंडमार्कों के अंदर मैंने 3 वीडियो लैंडमार्कों की डाल दी है। ये लैंडमार्कों का चौथा जो पार्ट है वो आज हम बनाएंगे। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देखना, क्योंकि ये ग्राम सेवक मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। और थोड़ा विलंब इसलिए हो जाता है क्योंकि इन सब का नोट्स तैयार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें उठाकर लानी पड़ती है, इसलिए बीच में 1-2 दिन का क्लास में गैप आ जाता है। अब मैं जल्दी जल्दी नोट्स बना रहा हूँ, शायद हो सकता है कि कल से क्लास जो है वो कंटिन्यू करके आपका जल्द से जल्द जो है वो लगभग 15 जून तक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, क्योंकि जुलाई के अंदर आपका पेपर होने वाला है। तो मैं वही टॉपिक आपको करवाऊंगा जो आपके यानी नाम उनके अलग लिखे हुए हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे कि इनके अंदर पढ़ना क्या है, तो वो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। तो साथियों, अगला जो हमारा लैंडमार्क है उसका नाम है चार मीनार। अभी हम लैंडमार्क जिसकी बात करेंगे उसका नाम है चार मीनार। और चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है। हैदराबाद, ये जो चार मीनार है साथियों, ये कहां पर पड़ती है? तो ये आपके हैदराबाद के अंदर है। ये एक स्मारक है और साथ में क्या है? मस्जिद है। तो हम यूं कहें कि स्मारक और क्या है? मस्जिद है। ये जो चार मीनार है यह एक स्मारक भी है और साथ में क्या है? मस्जिद है। तो इसको हम स्मारक और मस्जिद कह सकते हैं। ये विश्व स्तर में विख्यात एक मीनार है, या हम यूं कहें कि विश्व स्तर में हैदराबाद के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो चार मीनार है साथियों, ये विश्व स्तर के अंदर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि हैदराबाद के प्रतीक के रूप में क्या प्रसिद्ध है, या हैदराबाद का प्रतीक क्या है, तो साथियों कौन सा होगा? चार मीनार होगा। हैदराबाद का प्रतीक कौन सा हो जाएगा? चार मीनार जो है ये हो जाएगा। ये यानी कि भारत में मान्यता प्राप्त जो स्मारक है, भारत के मान्यता प्राप्त स्मारकों में या स्मारकों की सूची में सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध है कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चार मीनार है ये भारत के जो मान्यता प्राप्त जो स्मारक है उन स्मारकों की सूची के अंदर आता है आपका चार मीनार। भारत के मान्यता प्राप्त जो स्मारक है उनकी सूची के अंदर आता है चार मीनार। चार मीनार के शीर्ष मंजिल पर मस्जिद का अस्तित्व है। चार मीनार जो है इसके शीर्ष मंजिल पर मस्जिद का अस्तित्व बना है। यानी जो इसकी सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसमें मस्जिद का अस्तित्व बना है। मस्जिद का अस्तित्व का मतलब होता है जैसे मस्जिद के अंदर क्या बनाए जाते हैं? गुबंद बनाए जाते हैं। तो वैसे ही गुबंद जो है इस चार मीनार के यहाँ पर लास्ट में ऊपर में बनाए गए हैं। तो ये कितने हैं? चार है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? चार मीनार कहा जाता है। चार मीनार कहा जाता है। तो इसके सबसे ऊपर की जो या शीर्ष की जो मंजिल है इसमें मस्जिद का अस्तित्व जो है ये बनाया गया है। ये जो चार मीनार है ये साथ में आसपास के सुंदर बाजार के लिए प्रसिद्ध है। बाजार के लिए प्रसिद्ध है। ये जो चार मीनार है इस चार मीनार के आसपास बेहद ही खूबसूरत क्या है? बाजार बना है। उस बाजार के चलते ये एक प्रसिद्ध इमारत या प्रसिद्ध स्मारक जो है वो बन गया है। कौन सा? चार मीनार। चार मीनार कई त्योहारों की एक साइट है। चार मीनार जो है ये कई त्योहारों की साइट है। त्योहारों की साइट है। जैसे
ईद उल जुहा और एक आता है ईद उल फितर। ईद उल जुहा और ईद उल फितर जैसे कई त्योहार आते हैं, उनकी साइट जो है वो चार मीनार को माना जाता है। आप मुस्लिम त्योहारों की बात ही कर लीजिए, जैसे मान लो कि ईद मिलादुल नबी है, या सुबह रात है, शुब्बे कदर है, ईद उल जुहा है, ईद उल फितर है, और ये जो त्योहार है इनकी साइट माना जाता है किसको? चार मीनार को इनकी साइट जो है वो माना जाता है। उसके बाद में देखिए, यह मुंशी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। मुंशी नदी के नदी जो है, उस नदी का नाम है मुंशी नदी। ये मुंशी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। आपसे पूछे कि चार मीनार कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है, तो ये मुंशी नदी के किनारे है। और साथियों, ये जो है ये मुंशी नदी के पूर्वी तट के ऊपर स्थित है। मुंशी नदी के कौन से तट के ऊपर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। और इसके पश्चिम के अंदर लाद बाजार स्थित है। पूर्वी तट पर तो ये है, और पश्चिम में क्या हो जाएगा? जो ये नदी है, इस नदी के पश्चिम में लाद बाजार स्थित है। लाद बाजार स्थित है। इसके पूर्व में तो नदी के पूर्वी तट के ऊपर तो क्या है? चार मीनार। और इसके पश्चिम के अंदर क्या है? एक बाजार जिसका नाम है लाद बाजार। और दक्षिण पश्चिम में ग्रेनाइट वाला मकबरा बना है। इसके दक्षिण पश्चिम में ग्रेनाइट वाला मकबरा बना है। तो ध्यान रखना, मुंशी नदी जो है, ये मुंशी नदी के पूर्वी तट के ऊपर तो क्या है? चार मीनार है। मुंशी नदी के पश्चिम में क्या है? लाद बाजार स्थित है। मैंने बताया था कि चार मीनार के आसपास का बाजार है, उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके दक्षिण पश्चिम में ग्रेनाइट वाला क्या बनाया गया है? मकबरा बनाया गया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। अब देखो, ये जो चार मीनार है, ये किसका शब्द आता है? कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये उर्दू भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है चार स्तंभ। चार मीनार जो है ये आपके उर्दू भाषा का शब्द है। उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चार स्तंभ। सॉरी, ये उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? चार स्तंभ हो जाएगा। निर्माण जो है वो 1591 ईस्वी के अंदर हुआ था। निर्माण जो है इसका ये होता है 1591 ईस्वी के अंदर। और 1591 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कौन से वंश से था? कुतुब शाही वंश से था, जिसके द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था साथियों 1591 ईस्वी के अंदर। और ये कौन से वंश से था? कुतुब शाही वंश से था। और ये गोलकुंडा से हैदराबाद राजधानी बनने के बाद में बनाया गया था। यानी कि इस वंश की पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी? गोलकुंडा। इनकी जो राजधानी थी वो थी गोलकुंडा। और जब गोलकुंडा से राजधानी किसको बनाया था? हैदराबाद को। जब गोलकुंडा से हैदराबाद को राजधानी बनाया तो हैदराबाद के अंदर क्या बनाया था? चार मीनार बनाया था। कौन से? कुतुब शाही वंश के जो राजा थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये कुतुब शाही वंश के पांचवा राजा था।
कुतुबशाही वंश का कौन सा राजा था? 5वां राजा था, जिनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये कुतुबशाही वंश का 5वां राजा था। और गोलकुंडा से हैदराबाद को राजधानी जब बनाया गया था तब इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार का बाजार जो है वो चूड़ियां एवं मोती के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बाजार है यहाँ का, ये बाजार किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियां एवं मोती के लिए प्रसिद्ध है। मोती के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियां एवं मोती के लिए प्रसिद्ध है यहाँ का बाजार। तो आपसे पूछे कि सर्वाधिक चूड़ियां और मोती कहाँ के प्रसिद्ध है? तो चार मीनार हैदराबाद के बाजार के। और बाजार का नाम भी आपको बताया था, लाद बाजार, जो कौन सी नदी के पश्चिम के अंदर बहता है? तो ये साथियों आपके जो मूसी नदी है उसके पश्चिम के अंदर बहता है। तो बाजार जो है वो चूड़ियां एवं मोती के लिए क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा। चूड़ियां एवं मोती के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले जब चार मीनार को खोला गया तो प्रत्येक मेहराब से, देखो ये मेहराब का मतलब होता है दरवाजा, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब सबसे पहले खोला गया किसको? चार मीनार को। कि जब चार मीनार को सबसे पहले खोला गया था तो प्रत्येक मेहराब से हैदराबाद के चारों कोणों की झलक देखने को मिलती थी। तो प्रत्येक मेहराब से हैदराबाद के चारों कोनों की झलक देखने को मिली थी। यानी पहली बार जब इसको खोला तो हैदराबाद के चारों कोणों, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है उसकी झलक देखने को मिली थी। तो बेहद ही खूबसूरत नजारा होगा जब चारों कोण हैदराबाद के दिखाई देंगे। और किसको खोलने पर? चार मीनार को खोलने के ऊपर। उसके बाद में देखिएगा कि इसमें एक सुरंग भी है जो घेराबंदी के समय कुतुबशाही वंश के जो राजा थे उनके भागने के लिए काम आई थी। यानी एक सुरंग है, इस चार मीनार के अंदर एक सुरंग बनी है। और सुरंग को क्यों बनाया था? जो कुतुबशाही वंश था, इस कुतुबशाही वंश के जो राजा थे, ये राजा जब यानी घेराबंदी होती, घेराबंदी का मतलब जब किसी दूसरे राजा ने यहाँ पे क्या कर दिया हो, अटैक कर दिया हो, घेरा बना लिया हो, तब ये कुतुबशाही वंश के राजा जो है वो यहाँ से कहाँ जाए, और जाए तो किस रास्ते से जाए? तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भागने के लिए क्या बनाई गई है? सुरंग बनाई है। बाकी तो चार मीनार आज देखने को मिलते, लेकिन ये सुरंग जो है इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है कि भाई ये सुरंग जो थी ये कहां पर बनाई गई थी। इस बात का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जो पता है वो नहीं चला है। किसके बारे में साथियों? सुरंग के बारे में। चार मीनार एक चौकोर संरचना है जिसके हर एक वर्ग 20 मीटर लंबा है। यह एक कैसी संरचना है? चौकोर संरचना है। चौकोर संरचना। और इसका जो हर वर्ग है ये 20 फीट, कितना हो जाएगा? 20 फीट। इसका जो हर वर्ग है साथियों ये 20 मीटर हो जाएगा, तो फीट में कितना हो जाएगा? 60। 20 मीटर है तो कितना हो जाएगा? 60 फीट हो जाएगा। 20 मीटर यानी कि 60 फुट है इसकी लंबाई, यानी चौकोर संरचना में है। तो 20 मीटर इधर होगा, 20 मीटर ही इधर होगा और 20 मीटर ही इधर हो जाएगा। तो चारों ओर ये चौकोर संरचना बनाई गई है और इसके प्रत्येक में जो इसकी साइड है इसकी 20 मीटर लंबाई है। यानी लंबा कितना है? 20 मीटर जो है वो इसकी लंबाई हो जाएगी। और प्रत्येक के पास एक भव्य मेहराब बनाया गया है। प्रत्येक के पास एक क्या बनाया गया है? एक भव्य मेहराब। मेहराब का मतलब होता है दरवाजा। तो यहाँ पे मान लो प्रत्येक के पास में अपने आप में क्या बना दिया? दरवाजा बना दिया, या मैं ऐसे कहूं कि मेहराब, एक विशाल एक बड़ा मेहराब, यानी कि प्रत्येक जो कोना है उसमें एक बहुत बड़ा क्या बना दिया गया है? दरवाजा बना दिया है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मेहराब, जिसको हम कह सकते हैं। तो प्रत्येक जो है वो उसके मेहराब बना दिया है। और ऐसे मुख्य बिंदुओं के सामने जो सीधा अपने सामने वाली सड़क के सामने खुलते हैं। देखो ये ऐसे एक दूसरे के सामने बनाए हैं और ये जैसे ही खुलते हैं तो मुख्य वाली सड़क के सामने खुलते हैं। तो मैं ऐसे लिखूं कि ये जो मेहराब है ये मुख्य सड़क के
सामने खुलते, यानी एक दरवाजे को खोलो तो दूसरे दरवाजे से जो सड़क दिखाई देती है, मुख्य जो सड़क दिखाई देती है, ये यानी स्पष्ट रूप से दूसरे दरवाजे से हमें सामने की जो सड़क है वो दिखाई देती है मेहराबों से। ठीक है, तो प्रत्येक जो है इसमें मेहराब जो है वो बनाए गए हैं। उसके बाद में देखो, एक खूबसूरत मस्जिद खुले छत के पश्चिम छोर पर स्थित है। जो ये खुला छत है, ऊपर का जो खुला छत है, इसके पश्चिम छोर में एक क्या बनाई गई है, एक खूबसूरत सी मस्जिद बनाई गई है। ये जो खुला, जो ऊपर वाला जो खुला स्थान है, इसके पश्चिम छोर के अंदर साथियों क्या बना दी गई है, एक मस्जिद जो है ये बना दी गई है, मस्जिद जो है वो बना दी गई है। और साथ में देखो जो शेष भाग है उसमें कुतुबशाही समय के दौरान एक अदालत के रूप में सेवा की जाती, यानी सेवा में काम में लिया जाता था। ये जो बाकी का जो भाग है ये कुतुबशाही वंश के अंदर अदालत के रूप में काम लिया जाता था। किस रूप के अंदर काम में लिया जाता था, अदालत के रूप में। ये जो शेष बचा हुआ भाग है इसको एक अदालत के रूप में कुतुबशाही वंश के लोग जो थे वो इसको काम में लिया करते थे। वहां 149 घुमावदार कदम, यानी 149 घुमावदार कदम, यानी कि इसका मतलब होता है पेड़िया ही मान लो कि भाई 149 घुमावदार क्या बनाई गई है, पेड़िया बनाई है। 149 घुमावदार पेड़िया बनाई, पेड़िया यानी सीढ़ियां जो है ये बनाई गई। तो ये साथियों आपके चार मीनार है। चार मीनार के बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे गोलकुंडा किले की बात करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं गोलकुंडा के किले की। हाँ, तो आगे देखो, इसको मिटा देते हैं और आगे अपन बात करते हैं गोलकुंडा किले की। अगला जो लैंडमार्क आता है वो गोलकुंडा का किला है। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैप के अंदर आपको पूरा का पूरा जो ये जितने भी आपके लैंडमार्क हैं इनके बारे में बताया था। उनमें से कुछ एक लैंडमार्क जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि जो भारत के ऐतिहासिक स्मारक करवाए थे उनके अंदर वो आ चुके थे, तो जो पहले पढ़ा चुका हूँ उनको नहीं पढ़ाऊंगा। और वो जो पहले वाले वीडियो है मैंने आपको कई बार बता दिया कि प्ले लिस्ट है ग्राम सेवक वाली, और उस प्ले लिस्ट के अंदर सारे के सारे वीडियो है, तो आप उस प्ले लिस्ट के ऊपर जाकर सारे के सारे वीडियो जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला, और ये गोलकुंडा किला जो साथियों ये भी कहां पे है, हैदराबाद के अंदर है। चार मीनार की हमने बात की थी, चार मीनार हैदराबाद के अंदर था, और ये जो गोलकुंडा का किला है ये भी कहां पे है, हैदराबाद के अंदर है। तो ये गोलकुंडा जो है ये कुतुबशाही वंश, इस कुतुबशाही वंश में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है कि कुतुबशाही वंश के अंदर एक हीरे की खान निकली थी, और ये हीरे की खान जो है वो कौन से किले के यहां से निकली थी, गोलकुंडा के किले के यहां से। तो ये हीरे की खान के लिए क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। कौन से वंश की, तो कुतुबशाही वंश की हीरे की खान के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है, या हीरे जवाहरात की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है वो वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। इसका निर्माण जो है ये वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी के अंदर करवाया था, शताब्दी में करवाया। वारंगल के जो राजा थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में गोलकुंडा के किले का निर्माण करवाया था। जब मैंने आपको ऑफलाइन में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था तब मैंने वारंगल अभियान के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया भी था। ठीक है, तो
इसका निर्माण जो है वो वारंगल के राजा ने कौन सी शताब्दी के अंदर करवाया था? तो 14वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण जो है वो करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया था। पहले निर्माण तो वारंगल के राजाओं ने करवाया और बाद में यह बहमनी राजाओं के पास चला गया, राजाओं के पास चला गया। बाद में यह बहमनी राजाओं के पास में चला जाता है, बहमनी राजाओं के पास में चला जाता है। और बहमनी राजाओं के पास में चला गया और क्या कहलाया था? मोहम्मद नगर कहलाया था, मोहम्मद नगर कहलाया। बहमनी राजाओं के पास में जाने के बाद में गोलकुंडा का जो किला है ये क्या कहलाया था? मोहम्मद नगर के नाम से कहलाया था। 1512 में कुतुब शाही राजाओं के पास में चला गया था। 1512 में निर्माण वारंगल, बाद में बहमनी राजाओं के पास में, और 1512 में कुतुब शाही वंश के पास चला गया। अब ये जो किला है वो कौन से वंश के पास में आ गया है? कुतुब शाही जो वंश है उसके पास में ये आ गया है। और हैदराबाद शिलान्यास के समय ये उनकी राजधानी हुआ करता था। जो हैदराबाद का शिलान्यास हुआ था, सत्यानाश नहीं है, हैदराबाद का शिलान्यास के समय ये उनकी राजधानी था। मैंने अभी आपको बताया था पिछले जो चार मीनार के अंदर कि हैदराबाद से यानी कि गोलकुंडा से हैदराबाद को राजधानी जो है वो बनाया गया था। तो पहले राजधानी गोलकुंडा और बाद में हैदराबाद को बनाया था। तो हैदराबाद शिलान्यास के समय ये कुतुब शाही वंश की क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। उसके बाद में देखिए 1687 में औरंगजेब ने जीता था। 1687 में औरंगजेब ने जीत लिया। ये जो किला है ये सबसे पहले तो निर्माण वारंगल के राजाओं ने करवाया, बाद में बहमनी राजाओं के पास में रहा, बाद में कुतुब शाही वंश के राजाओं के पास में आ गया। अब इसके ऊपर अधिकार किसका हो गया है? औरंगजेब का अधिकार हो गया है। 1687 के अंदर औरंगजेब ने इसके ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये जो आपका किला है ये ग्रेनाइट पहाड़ी के ऊपर बना है, ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना है, जिसके 8 दरवाजे थे, जिसमें कुल कितने दरवाजे हैं? जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं। जिसके अंदर कुल कितने दरवाजे हैं साथियों? 8 इसके अंदर क्या बनाए गए हैं? दरवाजे बनाए गए हैं। इसका प्रकोटा कितना है? तो प्रकोटा पहले 3 मील था, बाद में आगे बढ़ता रहेगा। इसका प्रकोटा जो है वो 3 मील जो है ये इसका प्रकोटा हो जाएगा। प्रकोटा कितना है? 3 मील का हो जाएगा। और नदी, तो नदी वही नदी है जो आपके 4 मीनार के अंदर थी, तो मूसी नदी। नदी का नाम खास तौर से ध्यान रखना। तो जो जिसके बारे में हमने 4 मीनार के अंदर भी पढ़ लिया और गोलकुंडा के अंदर भी हमने पढ़ लिया, नदी का नाम है मूसी नदी। दुर्ग के पास कुतुब शाही राजाओं के ग्रेनाइट के मकबरे स्थित हैं। दुर्ग के पास कुतुब शाही वंश के राजाओं के ग्रेनाइट से बने मकबरे स्थित है। जो किससे बने हैं? ग्रेनाइट से बने हैं। कौन से वंश के हैं? तो कुतुब शाही वंश के हैं और ये ग्रेनाइट से बने हैं। ये मकबरे जो है यहाँ पर स्थित है। और ये मकबरे जो है ये साथियों आज भी हमें टूटी फूटी अवस्था के अंदर दिखाई देते हैं। तो हमेशा लिख सकते हैं कि आज भी टूटी फूटी अवस्था में विद्यमान है।
ये अब मकबरे जो है ये आज भी टूटी फूटी अवस्था के अंदर, पुराणतः इनको ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई ये अभी तक ठीक है, लेकिन ये टूटी फूटी अवस्था के अंदर आज भी यहाँ पर क्या है, विद्यमान है। 2014 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए अस्थायी सूची में रखा था। 2014 में यूनेस्को ने विश्व स्तर की या विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए अस्थायी सूची में रखा था। विश्व धरोहर के अंदर शामिल करने के लिए अस्थायी सूची में रखा, लेकिन बाद में इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो विश्व धरोहर के अंदर शामिल करने के लिए अस्थायी सूची में रखा था। इस स्थान में दुनिया के प्रसिद्ध हीरे का उत्पादन किया है। ये जो गोलकुंडा वाला स्थान है ना, इस स्थान ने दुनिया का ऐसे कह दो सर्वश्रेष्ठ हीरे का उत्पादन किया है। इस स्थान ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हीरे का क्या किया है, उत्पादन किया है। कौन से स्थान ने किया है, तो गोलकुंडा ने किया है। इसके बाद में जिसमें रंगहीन कोहे नूर कह सकते हैं, जिसमें एक तो क्या है, रंगहीन कोहेनूर, जिसमें एक तो क्या है रंगहीन कोहेनूर है। और ये जो रंगहीन कोहेनूर है ये अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। तो अभी ये कहां पे हो जाएगा, यूके के अंदर। रंगहीन जो कोहिनूर है ये वर्तमान के अंदर कहां पर है, यूके के अंदर है। वर्तमान में कहां पर हो जाएगा, यूके के अंदर हो जाएगा। एक है साथियों ब्लू होप जो है ये अमेरिका के अंदर है। 2 नंबर पे हो जाएगा ब्लू होप, ये हीरे है, ये अमेरिका के अंदर है। जो एक तो ये रंगहीन कोहिनूर है जो यूके के अंदर है, और ब्लू होप जो है साथियों ये आपका अमेरिका के अंदर है। और गुलाबी डारिया ए नूर ये ईरान के अंदर है। गुलाबी डारिया ए नूर ये ईरान में हो जाएगा। गुलाबी डारिया ए नूर जो है ये साथियों आपका कहां पे हो जाएगा, ईरान के अंदर हो जाएगा। और सफेद रीजेंट फ्रांस के अंदर है। सफेद रीजेंट ये फ्रांस के अंदर है। सफेद रीजेंट जो है साथियों ये आपका कहां पे हो जाएगा, तो सफेद रीजेंट जो है ये फ्रांस के अंदर हो जाएगा। और ड्रेसडेन ग्रीन जो है ये जर्मनी के अंदर है। ड्रेसडेन ग्रीन ये जर्मनी में। ड्रेसडेन जो ग्रीन है ये आपका हो जाएगा जर्मनी के अंदर। और भारत के अंदर क्या है, रंगहीन जो भारत के अंदर जो है वो निजाम और जेकब जो है ये भारत के अंदर है। निजाम और जेकब ये साथियों कहां पे है, ये हो जाएंगे भारत के अंदर। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बात जो है ये करते हैं। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो, जो बहमनी शासक थे ना, उन्होंने किला बनाने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर क्या किया था, कब्जा किया था। लेकिन बनाया तो किसने था, वारंगल ने। तो ये नोट लगाकर लिख लेना कि बहमनी राजाओं ने
एक किला बनाने के लिए, किला बनाने के लिए पहाड़ी पर कब्जा किया था, पहाड़ी पर कब्जा किया था। कौन सी पहाड़ी के ऊपर? ग्रेनाइट की जो पहाड़ी थी उसके ऊपर क्या कर दिया था इन्होंने, कब्जा जो है ये कर लिया था। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, उल मुल्क नाम है सुल्तान कुली उल सुल्तान कुतुब उल मुल्क कहो या फिर ऐसे कहो सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क जो है, इसने 1487 से 1543 में गोलकुंडा, 1487 से 1543, इसका समय जो है 1443 से लेकर और 1500 कितना हो जाएगा, तो इसका समय जो है ये 1487 से 1543 है, 1487 से 1543 तक का इसका समय था। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क का ये समय आता है। इसने गोलकुंडा में एक गवर्नर के रूप में भेजा था। इसको गोलकुंडा के अंदर कहां पे भेजा था? गोलकुंडा में गवर्नर के रूप में भेजा। कहां पे भेजा? गोलकुंडा में। और किस रूप के अंदर भेजा? गवर्नर के रूप में भेजा। यहां आने के कारण कुतुब उल मुल्क जो है इसने 1538 में औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया था। ये जो है ये यहां आने के बाद में 1538 में क्या हो गया था? औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया था। अब ये यहां पर आने के बाद में औपचारिक रूप से क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। यह दुर्ग 1590 में कुतुब शाही वंश की राजधानी बना रहा और फिर राजधानी हैदराबाद को बनाया। ये जो दुर्ग है ये 1590 तक कुतुब शाही वंश की राजधानी रहा और बाद में हैदराबाद राजधानी बना। बाद में जो राजधानी है ये हैदराबाद जो है ये बन जाता है। बाद में राजधानी कौन सा बनता है? तो हैदराबाद जो है ये बाद में राजधानी बनता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गोलकुंडा में एक मजबूत कपास बुनाई उद्योग बनाया था। 17वीं शताब्दी के अंत में यहां एक मजबूत कपास उद्योग बनाया था। कपास उद्योग बनाया। गोलकुंडा के अंदर एक मजबूत क्या बना दिया गया था? कपास उद्योग जो है ये बना दिया था। ये अंत में नहीं है, सॉरी शुरुआत के अंदर है। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में यहां पर एक मजबूत क्या बना दिया था? कपास का एक उद्योग बना दिया था। घरेलू और निर्यात खपत के लिए बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता था। यानी एक तो घर में काम लेने के लिए और दूसरा इसका क्या करने के लिए? निर्यात करने के लिए बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन किया। और ये जो कपास का उत्पादन किया जाता था, इस कपास से क्या बनाया जाता? कपड़ा। कपास से क्या बनाया जाता? कपड़ा बनाया जाता। देखो इस कपास से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। अब एक तो क्या होगा? सादा कपड़ा। क्या होगा? सादा कपड़ा। इस कपास से क्या बनाया जाएगा? कपड़ा। और कपड़े में एक कपड़ा जो है वो कैसा होगा? सादा कपड़ा होगा। सादा कपड़ा जो है वो भूरे व सफेद रंग के रूप में प्रक्षालित था। सादा कपड़ा जो है ये एक तो भूरे रंग और दूसरा सफेद रंग जो है, ये दो रंग के क्या होते हैं? सादे कपड़े। एक तो भूरे रंग का और दूसरे कौन से रंग का होगा? सफेद रंग का। या रंगे हुए किस्म में उपलब्ध था। एक कपड़ा जो रंगे हुए किस्म के अंदर क्या था? उपलब्ध था। रंगे हुए किस्म में उपलब्ध था। यहां तक पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में इसकी आगे की बात करते हैं। मिटा दूं क्या इसको?
और यहाँ पे साथ में ये भी ध्यान रख लेना, जो इस कपड़े का व्यापार था ये यूरोप व फारस के अंदर होता था। यूरोप व फारस के अंदर इस कपड़े का क्या होता, व्यापार। इस कपड़े का जो व्यापार है ये यूरोप व फारस के अंदर हुआ करता था। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे की बात जो है वो करते हैं। इसके अंदर इसके एक एक कंसेप्ट जो है वो बहुत मुश्किल से एग्जिट किए हैं, बड़े मुश्किल से नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो भाई वीडियो को अंत तक देख लिया करो और थोड़े सा अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर भी किया कर दिया करो, ठीक है। देखो, पैटर्न वाले कपड़ों का निर्यात मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा और अन्य पूर्वी देशों में किया जाता था। जो पैटर्न वाला कपड़ा होता है, पैटर्न वाले कपड़े का निर्यात जावा, सुमात्रा जैसे जो पूर्वी एशियाई देश है, कौन से देश हो जाएंगे, जो पूर्वी देश है, उस पूर्वी देशों, एशिया नहीं पूर्वी देशों के अंदर किया जाता था। पूर्वी देशों में किया जाता, या फिर ऐसे कहें व्यापार। जो पैटर्न वाले कपड़े का व्यापार जो है ये जावा, सुमात्रा जैसे जो पूर्वी देश है उनके अंदर किया जाता था। यह किला 1687 में 8 माह की लंबी घेराबंदी के बाद में मुगलों के पास में गया था। 1687 में 8 माह तक औरंगजेब ने घेरा बनाए रखा था। औरंगजेब ने घेरा बनाए रखा। यहां पर औरंगजेब ने 8 माह तक घेरा बनाए रखा था और 1687 में औरंगजेब का इसके ऊपर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। औरंगजेब का इसके ऊपर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। किले से 2 किमी दूर जो है ये कारवा में स्थित टोली मस्जिद है। 2 किमी दूर कारवा में टोली मस्जिद स्थित है। किले से 2 किमी दूरी के ऊपर कारवा नाम का एक स्थान है, वहां पे एक मस्जिद बनी है, उस मस्जिद का नाम है टोली मस्जिद। ये टोली मस्जिद 1671 में अब्दुल्ला कुतुब शाह के शाहू वास्तुकार, अब्दुल्ला कुतुब शाह के शाही वास्तुकार, अब्दुल्ला कुतुब शाह के जो शाही वास्तुकार थे उनका नाम था मीर मूसा खान महलदार। मीर मूसा खान महलदार ने बनवाई थी। मीर मूसा खान महलदार ने बनवाई, महलदार ने बनवाई। इसका नाम अगर याद नहीं रहता है मीर मूसा खान का, तो मूसी नदी का तो नाम याद रहेगा। और मूसी नदी के किनारे कौन सा किला है, गोलकुंडा का। और मूसी नदी के किनारे क्या बना गया है, तो साथियों 4 मीनार बनाया गया है। तो इस गोलकुंडा से 2 किमी दूर जो है वो एक कारवा नाम का स्थान है, वहां पे टोली मस्जिद बनी है, जिसका निर्माण 1671 में अब्दुल्ला कुतुब शाह के जो शाही वास्तुकार थे जिनका नाम था मीर मूसा खान, जिन्होंने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में मीनाक्षी मंदिर की बात करेंगे जो मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट जो लैंडमार्क आता है उसका नाम आता है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर बना है और इस मंदिर का नाम है मीनाक्षी मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव व पार्वती को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव व पार्वती को समर्पित है। ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये भगवान शिव व पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर 250 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है, 250 वर्ष पुराना है, जिसे मदुरई की जीवन रेखा कहा जाता है। 250 वर्ष पुराना है, इसे
मदुरई की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे मदुरई की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। पुराना कितना है? 250 वर्ष पुराना है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव जो है ये पांड्य राजा थे एक। हिंदू मान्यता क्या है? हिंदू मान्यता के अनुसार जो भगवान शिव थे, ये भगवान शिव पांड्य राजा जिनका नाम था साथियों, जो पांड्य राजा जिनका नाम था मल्ल ध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से शादी करने के लिए, पांड्य राजा मल्ल ध्वज की पुत्री राजकुमारी जिसका नाम था मीनाक्षी, राजकुमारी मीनाक्षी से शादी करने मदुरई में आए थे। भगवान शिव जो है ये मीनाक्षी से शादी करने के लिए मदुरई के अंदर आए थे। मीनाक्षी देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। राजकुमारी जो मीनाक्षी है, इस मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। पार्वती का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि इस मल्ल ध्वज ने भगवान की तपस्या की थी, परीक्षा की, और उस प्रतीक्षा के अंदर इसको एक पुत्री का जन्म हुआ था। कहते हैं कि पार्वती स्वयं जो है वो मीनाक्षी के रूप के अंदर जो है वो इसके घर में उसने जन्म जो है वो लिया था। इस मंदिर का स्थापत्य एवं वास्तु आश्चर्यचकित करने वाला है। इस मंदिर का जो स्थापत्य है एवं इसका वास्तु, ये भाई आश्चर्य करने वाला है। क्यों भाई ये आश्चर्य करने वाला है? इसका स्थापत्य और इसका वास्तु जो है वो आश्चर्य करने वाला है। देखो, इसका जो स्थापत्य और वास्तु जो है ये आश्चर्य करने वाला है, जिस कारण यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में आता है। आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में आता है। आश्चर्य मतलब अजूबा, सूची में आता है। अब भाई इस आश्चर्य करने वाली क्या बात है? इसके अंदर आश्चर्य करने वाली बात है कि भगवान शिव स्वयं जो है वो मदुरई शादी करने के लिए आए थे राजकुमारी मीनाक्षी के साथ में। तो ये तो आश्चर्य वाली बात है। और ये 250 लिखा है ना, ये 2500 लिखना है। 2500 वर्ष पुराना होगा। 250 वर्ष पुराने में तो क्या होता है, 250 वर्ष तो अभी निकल जाते हैं, 2500 वर्ष पुराना हो जाएगा। आश्चर्यों की सूची के अंदर आता है, जिसके कारण इसको आश्चर्यों की 7 सूचियों के अंदर रखा गया। इस इमारत में 12 भव्य गोपुरम है जिनके ऊपर चित्रकारी की गई है। 12 भव्य गोपुरम है जिन पर चित्रकारी की गई है। 12 भव्य गोपुरम है जिनके ऊपर क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लो या लिख लो इसको, उसके बाद में आगे की बात करते हैं इसके अंदर। आगे देखो, आगे मीनाक्षी मंदिर के अंदर क्या ध्यान रखना है। यह मंदिर तमिल लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मंदिर तमिल लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तमिल लोगों के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में मुस्लिम शासक मलिक काफूर ने 1310 में खूब लूटपाट की थी। 1310 में मलिक काफूर जो था, इस मलिक काफूर ने यहां खूब लूटपाट की थी। ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक था।
ये एक किन्नर था और इसने जितने भी दक्षिण अभियान थे भारत के अंदर अलाउद्दीन की तरफ से सारे के सारे में सैनिक ये गया था सेना लेकर। तो इसने 1310 में यहाँ पे खूब लूटपाट जो है वो की गई थी और इसके प्राचीन घटकों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। फिर इसमें पुनः निर्माण का दायित्व जो है वो आर्यनाथ मुदलियार, पुनः निर्माण जो है, पुनः निर्माण, ये आर्यनाथ मुदलियार और आर्यनाथ मुदलियार जो है इनका साथियों समय हो जाएगा 1559 से लेकर 1600 ईस्वी। 1559 से 1600 के अंदर इसका पुनः निर्माण का जो कार्य है वो आर्यनाथ मुदलियार जो है, इस आर्यनाथ मुदलियार मदुरई के प्रथम नायक के पीएम ने उठाया। ये मदुरई के प्रथम नायक के पीएम थे, मदुरई के प्रथम नायक के पीएम। इन्होंने इसके पुनः निर्माण का जो दायित्व था वो अपने कंधों के ऊपर ले लिया था और यह पोलीगर प्रणाली के संस्थापक भी थे। यह जो है ये पोलीगर प्रणाली के संस्थापक थे, पोलीगर प्रणाली के संस्थापक कौन थे? आर्यनाथ मुदलियार जो है ये पोलीगर जो प्रणाली है इसके संस्थापक थे। फिर तिरुमुल्य नायक लगभग 1623 से 1659 में, फिर इसका पुनः निर्माण जो है उसका जो पुनः निर्माण करवाएगा उसका नाम आएगा तिरुमल नायक, तिरुमल नायक। ये जो तिरुमल नायक जो है इसने 1623 से 1659 के मध्य इसमें पुनः निर्माण किया था। 1623 से 1659 के मध्य इसके अंदर क्या किया था? पुनः निर्माण जो है, पुनः निर्माण का जो कार्य है वो इसके द्वारा किया गया था। इन्होंने मंदिर के बसंत मंडप के निर्माण में योगदान दिया था। मंदिर के बसंत मंडप के निर्माण में योगदान दिया। मंदिर का जो बसंत मंडप है इसके निर्माण के अंदर इन्होंने क्या दिया था? अपना योगदान जो है वो दिया था। इस मंदिर का गर्भगृह वो है जो 3500 वर्ष पुराना है। गर्भगृह जो है, गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का जो गर्भगृह है ये कितने वर्ष पुराना हो जाएगा? 3500 वर्ष पुराना हो जाएगा। इसकी बाहरी दीवारों का निर्माण 1500 से 2000 वर्ष पुराने हैं। बाहरी जो निर्माण है, बाहरी निर्माण 1500 से 2000 वर्ष पुराने हैं। बाहरी निर्माण जो है ये 1500 से 2000 वर्ष जो है वो पुराने हैं। मंदिर का भवन समूह है लगभग 45 एकड़ भूमि में फैला है। 45 एकड़ भूमि में फैला है। ये जो मंदिर है साथियों ये कितनी भूमि के अंदर फैला है? 45 एकड़ भूमि के अंदर फैला है। इसकी लंबाई 254 मीटर और चौड़ाई 237 मीटर। लंबाई 254 मीटर, चौड़ाई 237 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई रहेगी। इस मंदिर में शिव की नटराज मुद्रा भी स्थापित है। शिव की नटराज मुद्रा स्थापित है और साथ में एक यहाँ पे गणेश मंदिर जो है ये भी बनाया गया है। अब देखो इसके अंदर आपको एक शब्द ध्यान रखने हैं। पोत्रमरे कुलम, पोत्रमरे कुलम एक शब्द आता है, पोत्रमरे कुलम। पोत्रमरे कुलम, ये पोत्रमरे कुलम जो है ये क्या होता है? यह एक पवित्र सरोवर है, 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा। 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा क्या है? सरोवर है। इसका नाम क्या है? पोत्रमरे कुलम। ये एक सरोवर है साथियों, ठीक है। और एक आता है अभिराम काल मंडप।
अभिराम काल मंडप। अभिराम काल, ये साथियों कोई 1000 खंभों का मंडप है। खंभों का मंडप, अभिराम काल मंडप जो है ये 1000 खंभों का एक क्या है, मंडप है। इसका निर्माण जो है वो आर्यनाथ मुदलियार ने करवाया था। आर्यनाथ मुदलियार, आर्यनाथ मुदलियार ने इसका निर्माण करवाया था। ये थी साथियों अपनी आज की क्लास। बाकी का आप मैटर अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।